नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। दिल्ली में बीजेपी सरकार में रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री मनोनीत किए जाने पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि आपदा की सरकार गई है, भाजपा की सरकार आई है और माताओं बहनों को समाज के हर क्षेत्र में आगे आने के लिए, चाहे लखपति दीदी हो या विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण हो, ये सब भाजपा ने किया है। रेखा गुप्ता को दिल्ली में विधायक दल का नेता चुना गया है। दिल्ली में बहुत अच्छे काम होने वाले हैं, उन्हें बहुत बहुत बधाई। महिलाओं का सामने आना भाजपा के लिए बहुत सामान्य विषय है और प्रोएक्टिवली भाजपा ये करती है। आपदा की सरकार गई है, भाजपा की सरकार आई है और माताओं बहनों के लिए जितना भाजपा ने सोच करके उनको आगे लाने के लिए समाज के हर क्षेत्र में, लखपति दीदी का विषय हो, एनआरएलएम का विषय हो, उनको विधानसभा लोकसभा में आरक्षण का विषय हो, उनके लिए विभिन्न अन्य योजनाओं को सामने लेकर आने का विषय भाजपा ने किया है और इसलिए ये भाजपा के लिए बहुत सामान्य सोच है, बहुत सामान्य विषय है। नहीं, मैं आपसे कह रहा कि आपदा की सरकार गई है, भाजपा की सरकार आई है और भाजपा सरकार जो होती है वो मेहनत करके काम करती है, क्योंकि वोट बैंक नहीं भाजपा का। भाजपा को हमेशा काम करना है, जनता का दिल जीतना है और उसके बाद फिर दोबारा चुनाव में जाना है। जिसके वोट बैंक होते हैं, जो घुसपैठ कराकर वोट बैंक बनाते हैं, उनकी राजनीति सरल होती है। भाजपा की राजनीति कठिन राजनीति होती है और इस परिदृश्य में भी दिल्ली में इस तरीके से रेखा गुप्ता जी का विधायक दल का नेता चुना जाना ये बहुत बड़ी बात है। मैं सोचता हूं कि जितना मैंने अभी जाना उनके बारे में, मैं सोचता हूं कि दिल्ली में बहुत अच्छा काम होने वाला है। हृदय से शुभकामनाएं, बधाई। मैं तो शपथ ग्रहण में शामिल होने ही आया हूं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पंजाब के नए प्रभारी बनाए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली से लौटते ही बड़ा बयान दे डाला। उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय स्तर पर नई जिम्मेदारी मिलने के बावजूद वे छत्तीसगढ़ की राजनीति में सक्रिय रहेंगे। बघेल ने भाजपा नेताओं पर पलटवार करते हुए कहा, किसी को खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं छत्तीसगढ़ नहीं छोड़ रहा हूं। रायपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा नेताओं की उन चर्चाओं को खारिज किया जिसमें कहा जा रहा था कि राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने के बाद वे प्रदेश की राजनीति से दूरी बना लेंगे। उन्होंने साफ कहा कि राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी पार्टी ने दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे अपने राज्य को ही छोड़ देंगे। दिल्ली से मीटिंग हुई जिसमें बलदेव साहब और राहुल जी प्रियंका जी और सभी जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज की मीटिंग हुई और दिन भर का बैठक चली और उसके बाद यहाँ और पंजाब के बाद 23 फरवरी और 1 मार्च। इतना दिन क्यों? तो जब रिजल्ट आए 10 दिन से ऊपर हो गया तो मुख्यमंत्री चयन करने में इतना विलंब किया। क्या अंदर खाने में लोग बन नहीं रही है? क्या इनके बीच में अंतर्विरोध है? और इसके कारण से ये चयन नहीं हुआ, आज हो रहा है जी। तो ये तो दिल्ली के लिए दुर्भाग्य जनक है कि इतने दिन निर्णय लेने में लग रहे हैं। मुख्यमंत्री को व्यक्ति को, किसी कार्यकर्ता को यदि कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो उसकी सफलता असफलता के लिए वो जिम्मेदार होना चाहिए। तो ये बात मैं ये कि आप यहाँ से निकल गए, इतनी खुश होने की उसकी जरूरत नहीं है। तो छत्तीसगढ़ थोड़ी छोड़ रहा हूँ। रमन सिंह तो उपाध्यक्ष रहते 5 साल निकले तब नहीं छत्तीसगढ़ से बाहर। मैं तो प्रदेश में रहते हुए पूरे हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों में, चाहे संगठन के मामले हो, चाहे चुनाव के मामले में जो जिम्मेदारी दी गई वो सबका निर्वहन मैंने किया और अभी भी लगातार पार्टी जिम्मेदारी देती रही है। महासचिव पहली बार बनाया। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ।
GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चलते जिला जनपद में जीते नवनिर्वाचित सदस्यों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। इस दौरान क्षेत्र क्रमांक 1 से 24 तक के प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र दिया गया। दुर्ग जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान होने के बाद अपने अपने क्षेत्रों से जीते प्रत्याशियों को बुधवार को दुर्ग जिला जनपद भवन में प्रमाण पत्र वितरित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में जीते हुए प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ पहुंचे। 936 मत, कृष्णमूर्ति यादव 1183 मत,
संतोष निषाद 1000 इस क्षेत्र से श्री संतोष निषाद जी सम्राट रूप से निर्वाचित हो गए हैं। को कुल 2085 मत प्राप्त हुए हैं। रजनी कुमारी साहू को 2957, संजना ऋषि सेन इनको जनपद के क्षेत्र क्रमांक 1 से 24 तक के जनपद सदस्य और पंच का निर्वाचित होने पर प्रमाण पत्र वितरित किया गया। इस दौरान जिला जनपद रिटर्निंग अधिकारी पंचराम सलामे और तहसीलदार द्वारा जीत के बाद नव निर्वाचित सदस्यों को प्रमाण पत्र दिया गया। प्रमाण पत्र लेने के बाद सदस्यों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुझे मंडल प्रभारी के चुनाव का दायित्व दिया गया था, जिसके अंतर्गत एक जिला पंचायत सदस्य और 7 जनपद क्षेत्र आ रहे थे। इसमें से जिला पंचायत क्षेत्र में हमारे जितेंद्र यादव जी जो हैं उन्होंने भारी बहुमत से चुनाव जीता है। साथ ही साथ 7 जनपद जो हमारे अंतर्गत आ रहे थे सभी में भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थित प्रत्याशी चुनाव जीता है। और ये चुनाव ये इस चीज दर्शाता है कि जो केंद्र में हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार चल रही है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है। यहाँ पे पिछले 1-1.25 साल से यहाँ छत्तीसगढ़ में विष्णु साई जी की सरकार चल रही है। अभिगत नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही शानदार विजय हासिल की है। और अभी आप जाके देख रहे हैं जो जिला पंचायत चुनाव हो रहे हैं, जहाँ भी चुनाव हुए हैं, पंचायती चुनाव में हर जगह भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशियों ने शानदार विजय दर्ज की है। ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी सुशासन पर आम जनता की मोहर है, जिसके लिए हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने जमीन से बहुत मेहनत की है और समस्त लोगों को केंद्र की योजनाओं का लाभ बताया है, सरकार की योजनाओं का लाभ बताया। अनगिनत योजना हमारी ऐसी है जो जनता के बीच हम ले गए हैं, जिससे तो मेरी जीत हासिल हुई है। जिसके बाद भी अभी भी आवाज देखिए, विगत 11 वर्षों से यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी का शासन चल रहा है और लगातार प्रधानमंत्री आवास के तहत हम लगातार लोगों को आवास मुहैया करा रहे हैं। हाँ, कहीं के कुछ विसंगतियां आई हमारे सामने भी कि कहीं के सर्वे में कुछ लोगों का नाम नहीं जुड़ पाया है। उसके लिए हमारे बीच में हमारे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आए थे। उन्होंने सब बताया कि जिन लोगों सर्वे में नाम आ चुका उनको प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा। साथ ही साथ जिन लोगों का नाम कहीं किसी कारणवश नहीं आ पाया उनके लिए हम जो है पोर्टल लॉन्च करने जा रहे हैं। उसमें स्वतः लोग अपना सर्वे करके अपने नाम को जुड़वा सकेंगे और जिन हितग्राहियों को अपना मकान नहीं मिल पाया उनके लिए हम इसकी व्यवस्था करेंगे। चुनाव में 872 वोट से मैं जीती हूँ और पूरा वोट मुझे 2957 मिला है। मेरा उद्देश्य ये था कि मैं जनसंपर्क अच्छे से की हूँ, महिलाओं और दीदी लोगों के साथ में मिल के अच्छे से जनसंपर्क की हूँ और चुनाव जीतने में बहुत विकास कार्य में बहुत सारी ऐसी कमी है दीदी लोग के साथ में। उनको अब सबसे पहला कमी तो ये है कि उनको आवास की समस्या है, आवास नहीं मिल पाया है। मेरा पहला प्राथमिकता ये रहेगा आवास की। सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं क्षेत्र क्रमांक 10 जनपद सदस्य ग्राम चांदू ढौक नवा तरिया, ये मेरा जनपद क्षेत्र है और वहाँ से मुझे वहाँ की जनता ने चुन करके यहाँ जनपद भेजा है और वहाँ की पूरी समस्याओं और सब चीज़ को लेकर के विशेष विकास के मुद्दा को लेकर के चुनाव लड़ा और मुझे पूर्ण बहुमत मिला और बहुत ही अच्छे तरीके से विजय बनाकर मुझे यहाँ पर भेजा गया। और मैं विकास कार्य को लेकर के बहुत सारी समस्याएं वहाँ पर हैं, छोटी छोटी समस्याएं हैं, रोड नाली रास्ते की समस्याएं हैं और आवास योजना का समस्या है। और मेन मैं युवाओं को फोकस करते हुए मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पर बहुत उस क्षेत्र में मुरुम का खनन होता है तो हम उस क्षेत्र में जो मैदान है, जो मुरुम के मैदान है, उसको हम स्टेडियम का रूप देना चाह रहे हैं। उसमें हम एक ट्रेनर भी देना चाह रहे हैं जो युवाओं को रोजगार के लिए, जैसे पुलिस भर्ती हो, बीएसएफ भर्ती हो, ये सब भर्ती की उनको ट्रेनिंग भी है। ये सब चीज़ के लिए हम एक नई योजना बना रहे हैं और इसके तहत हम काम करना चाहेंगे। युवाओं को बहुत क्षेत्र क्रमांक 9 से चुनाव जीती हूँ। मेरा नाम प्रतिभा देवांगन है और मैं जो है टोटल जो वोट पड़ा है वो 2848 पड़ा है और उसमें मैं 966 वोट से लीड की हूँ। और मैं जो जीत के आई हूँ, मेरा जो उद्देश्य है तो मैं 2 बार सरपंच रह चुकी हूँ, गांव में विकास किए हैं। वैसे ही जो 4 गांव जो मेरे को जीत दिलाए हैं, विजय दिलाए हैं, वहाँ मैं जितना हो सके अपना विकास कराऊंगी, अपनी ओर से लोगों के बीच जाऊंगी, जो उनकी समस्या है उसको पूरा करूंगी। और मेरे जीत के लिए जो है मेरे क्षेत्रीय विधायक कोसेवाड़ा जी और हमारे जो प्रभारी जो हमारे क्षेत्र में जो दिए थे नाव में, वो निहाल भैया और जो हमारे जितने भी कार्यकर्ता है उनका और हमारे गांव वालों का, जितने भी हमारे सहयोगी है उनका बहुत बहुत जीत दिलाने में उनका सहयोग रहा है। गांव में तो बहुत सारी समस्या रहती है, मेन तो गांव वालों का वही मुद्दा है कि आवास चाहिए करके। तो अभी तो हमारी सरकार है जो करते हैं
वो करते हैं। तो मेन वही जो चाहते हैं जनता कि हमारा जो कच्चा मकान है वो पक्का बने, रोड नाली की जो भी समस्याएं हैं उसको। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में शिव दर्शन आध्यात्मिक मेले का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर दुर्ग विधायक सहित दुर्ग के प्रेस क्लब के सम्मानित सदस्यों ने उपस्थिति दर्ज कराई। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के बघेरा स्थित आनंद सरोवर में 19 फरवरी के संध्या बेला में शहर विधायक गजेंद्र यादव व दुर्ग प्रेस क्लब के गणमान्य पत्रकार गणों के आतिथ्य में शिव दर्शन आध्यात्मिक मेले का शुभारंभ किया गया। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। देवांगन जी, दीपक राजपूत जी, दातापुरे देवांगन जी, दाता घनश्याम भारद्वाज जी, आप सभी का बहुत बहुत। बता दें, इस मौके पर दुर्ग शहर में प्रथम बार अयोध्या के श्री राम मंदिर के चैतन्य झांकी लगाई गई है। जानकारी देते हुए संस्था की वरिष्ठ राजयोगी शिक्षिका ब्रह्मा कुमारी रूपाली बहन ने बताया कि महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव दर्शन मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें सबसे प्रमुख आकर्षण का केंद्र अयोध्या के श्री राम मंदिर के चैतन्य झांकी है। साथ में राम लला की मूर्ति जो कि अयोध्या के श्री राम लला के समप्रतीत होती है। इसके अलावा इस मेले में आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी, बच्चों के लिए मूल निष्ठ खेल, 45 फीट ऊंचा शिवलिंग, शिव शंकर का अद्भुत रहस्य, चैतन्य शंकर की झांकी है। मेले में झांकी का उद्देश्य बताते हुए रूपाली बहन ने प्रतिक्रिया दी। ये जो हमारा आज का आयोजन है शिव दर्शन आध्यात्मिक मेला, ये लगभग कई वर्षों से इस आनंद सरोवर परिसर में होता है, विशेष महाशिवरात्रि के अवसर पर। और इस बार विशेष सबकी इच्छा थी कि अयोध्या के श्री राम मंदिर का यहाँ पर प्रतिरूप बनाया जाए, तो इसको बनाने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगा है। और अपने संस्था के भाइयों ने और कलकत्ता के 4 कलाकारों ने इस मंदिर का निर्माण किया हुआ है। और देखिए, इसको बनाने के पीछे तो एक बहुत सुंदर शुभ भावना समाई हुई है कि स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा इस भारत भूमि को राम राज्य बनाने के लिए आए हुए हैं। और राम जी का जो जीवन है वो हम सब भारतवासियों के लिए या पूरे विश्व के लिए कहे एक आदर्श है। और राम जी एक ऐसी परमात्मा की रचना कहे या ऐसी एक अद्भुत विभूति कहे, जिन्होंने नकारात्मक परिस्थितियों में कहे या जीवन की चुनौतियों में भी कहे, कभी भी नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रखा, कभी नकारात्मक सोच नहीं रखी और सदा सकारात्मक सोच रखते हुए आने वाली हर परिस्थिति को, हर चुनौती का सामना किया। और दूसरी बात, राम जी तो कहे ही जाते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। तो जहां आज इस समाज में नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, मूल्यहीन हो रहे हैं, तो ऐसे समय पर मर्यादा के अनुसार चलना, आज्ञाकारी होकर के चलना, ये हम सब के लिए एक मूल्यों की प्रेरणा देने वाला एक जीवंत उदाहरण है। ओम शांति। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ACN न्यूज के साथ। GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं,
इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड पीएचडी की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप इज फेमस फॉर इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स फैकल्टी, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दुर्ग जिले के ग्राम तिरगा में हुए मतदान का मामला उलझते ही जा रहा है। वहीं कल हारे हुए प्रत्याशी पक्ष से सैकड़ों ग्रामीणों ने कलेक्टर से गुहार लगाई थी। वहीं आज जीते हुए प्रत्याशी के पक्ष में जनसैलाब उमड़ पड़ा। उन्होंने कहा, गंदी राजनीति कर मायूस बच्चियों को बनाया जा रहा ढाल।
दुर्ग जिले के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतर्गत ग्राम तिरगा में हुए मतदान के बाद आए नतीजों का विरोध करते हुए मामला गरमाया हुआ था। इसे लेकर गांव में वाद विवाद का माहौल भी बना रहा, जिसके चलते सरपंच पद के प्रत्याशी मुकेश बेलचंदन के समर्थक द्वारा सैकड़ों की संख्या में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपकर पुनः मतदान कराए जाने का आह्वान किया। मामले में दूसरा पक्ष जीता हुआ प्रत्याशी घसियाराम देशमुख के समर्थक भी एक बड़ा जनसलाब लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी बात रखी और कहा, एक गंदी राजनीति के चलते हारा हुआ प्रत्याशी गांव की बच्चियों का सहारा लेकर बेबुनियाद आरोप लगा रहा है, जिसके चलते गांव का भी माहौल खराब हो रहा है। इस दौरान दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंच बालिका ने पीड़ा बयान की, वहीं सरपंच ने राजनीति करने का आरोप लगाया। दादाजी है और सब पोती के है, नहीं जानती मैं जा रही हूँ, मेरे को जाने दो, मैं तो इनके साथ हूँ, तो उसको हटा के उस लड़की को भेजा। बहरहाल जिस तरह से ग्राम तिरगा में मतदान को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, अब देखना होगा कि जिला निर्वाचन प्रशासन द्वारा मामले में किस तरह से पहल कर गांव में फैली अशांति को दूर किया जा सकता है। पैसा दे करके और उतना जन पुलिस रही से मैडम में रही से ते मन कोई नहीं देखे, मात्र 2 जन लड़की और 1 जन लड़का देखे, 1 लड़की 1 लड़का। तो उतनी देर मोर काबन नहीं बोली सब, मोर तुरंत बाहर काबन नहीं निकले। मैं तो 3 बजे तक रहे हो ना, और 11 साढ़े 11 बजे बात हरे का थे, तो मोर तुरंत बोलना रहीस ना, तो काबन नहीं बोलीस मोला। और मैं बोले हो कि कैमरा चेक करो करके, तो साफ इनकार कर दिस कि नहीं करन कैमरा चेक, तो मोला प्रूफ चाहिए होकर। मोर ऊपर फालतू इंजाम लगा थे सर, कार्रवाई होना चाहिए होकर। मैं नाबालिग बच्चा हारूं, मोर ऊपर ऐसे इंजाम लगा ही तो मैं नहीं सही सकूं। मोर पूरा छत्तीसगढ़ में पूरा फैला है मैडम, तो मैं बोलूँ मोर नाम बस नहीं आना चाहिए, प्रूफ चाहिए होकर, और ओकर ऊपर कार्रवाई चाहिए जे मोर बेइज्जती करत ओकर, और अंदर भी होना चाहिए। आज के लइका मन ला ओमन ला तनख्वाह नहीं दे सरकार है, ओमन ला तो मतदाता मन के सुविधा के लिए लगाए जाते, ना कि ओमन उकर मन के आड़ में राजनीति खेले बर वो लइका मन ला नहीं लगाए जाए। और जे लइका मन सहयोग करे बर आए है, पानी पियाए बर, और जे विकलांग मन है ओमन ला लेगे बर आए है, तिकर ऊपर आरोप लगाए जाते। स्कूल में के लइका मन के पीछे नाबालिग लइका मन के वीडियो वायरल कराए जाते, वो लइका मन के भविष्य का होई। आज वो लइका के रो रो के बुरा हाल हो गए है, ओकर परिवार अशांति हो चुके है। और लइका आरोप लगा है, तो जे लइका ऊपर आरोप लगा है वो लइका के बुरा हाल हो गए। स्कूल में CCTV लगे, देख ले बोला, पैसा दे हो नहीं दे हो बोला लइका बता दी जे झोंके थे, वो तो कोई भी आरोप लगा दी ने। मैं बोल दूँ 50,000 रुपया फलाना दे के ओकर का सबूत है। मतदान तो मैं नहीं करूँ, मतदान तो मतदाता जाग करते का, शासन चुनाव कराते। निराधार है ओला, वो खार खा गए है चुनाव हार के, अब जे खार खा जाते खिसियाए बिल्ली खम्भा नोचे बरोबर, वो काला नोच दाढ़ी तक ठिकाना। घसियाराम देशमुख अब वो है मालगुजार है, एक विधायक के पावर रखते है, मुकेश बेलचंदन है। मुकेश बेलचंदन खार चुप है, ये भूपेंद्र बेलचंदन है इतना नापत है। अब ये नापत के कारण हरे कि मैं पहली भी सरपंच रहे हूँ, और ग्राम पंचायत के वो जमीन ला 5-10 डिसमिल जमीन ला सामने कब्जा करके रखे, वहाँ महिला भवन बनाए प्रस्ताव है, वो है महिला भवन बनाने नहीं दे थे। और समर्थन में कौन है ओकर कारण वो है मोला हटाए प्रयास करे थे, और सारा गांव खड़े हमारे समर्थन में, और वो अपन जमीन ला बचाए बर वो सरपंच ला हटाए प्रयास करे जाते, और सारा गांव ला भूपेंद्र बेलचंदन में ताक रखे है, और गांव अशांत हो चुके हैं। जगह जगह आदमी झगड़ा लड़ाई होते है भूपेंद्र के कारण। आगे मोर रणनीति का सरकार के जो योजना रही काम करूँ मैं, जनता की सेवा करूँ, और ऐसा आरोप लगा का जवाब दूँ। आरोप तो निराधार है, हार के खार खा है वो, कैमरा जांच किया जाए। अब आरोप लगा देना तो कोई भी आरोप लगा सकते, ओकर आरोप के सिद्ध करे न भाई आरोप लगा। ACN न्यूज़ के लिए
नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भिलाई में 17 साल की लड़की के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। मामला स्मृति नगर चौकी के कोहका हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का है। घटना के बाद पीड़िता ने आत्महत्या कर ली थी। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट, कॉल रिकॉर्ड और व्हाट्सएप चैट जैसे सबूत भी मिले हैं। परिजनों ने अपनी बेटी के साथ ब्लैकमेल करने की बातें कही है। इस घटना से पीड़िता इतनी टूट गई कि उसने अपनी ई लीला समाप्त कर ली। घटना के 2 दिन बाद भी एफआईआर दर्ज न होने और किसी तरह की कोई कार्रवाई न होता देख कौम के लोगों ने स्मृतिनगर थाने का घेराव किया। कौम के लोगों के साथ मृतका की माता और भाई भी पहुंचे और एफआईआर दर्ज कराया। बहरहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। भिलाई की स्मृतिनगर चौकी अंतर्गत 17 साल की मासूम नाबालिग का गैंगरेप व साथ ही अश्लील वीडियो बनाकर मृतका को ब्लैकमेल करके आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला सामने आया था। ये मामला उजागर होने के बाद समाज के लोगों में आक्रोश फूट पड़ा, क्योंकि 2 दिन पुराने मामले में किसी तरह की पुलिसिया कार्रवाई नहीं की गई थी और न ही एफआईआर दर्ज की गई थी। इसे लेकर सैकड़ों की संख्या में समाज के लोगों ने स्मृतिनगर चौकी का रुख किया और नाराजगी जताते हुए उचित कार्रवाई की और एफआईआर की मांग की। जी जो भी हमारा मकसद कोई हल्ला गुल्ला नहीं है। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। हाँ, मैं तो छुट्टी में था। बताना चाहेंगे हाउसिंग बोर्ड निवासी मृतका किशोरी को मोहल्ले का ही रहने वाला युवक जिसका नाम आदि बारले बताया गया है, उसने पहले झूठे प्यार का झांसा देकर किशोरी की अस्मत लूटी, फिर उसका वीडियो बना इतना प्रताड़ित किया। किशोरी ने तंग आकर 18 फरवरी को अपनी ई लीला समाप्त कर ली। मामला 2 दिन पूर्व हुआ, फिर भी पुलिसिया कार्रवाई में लचरता देख किशोरी के परिजन व समाज वालों का आक्रोश फूट पड़ा। अरे तीसरा दिन हो गया यार, अभी मिलना चाहिए, थोड़ा सा आना चाहिए, बोलना चाहिए। 10 मिनट में देख लेते हैं, यही समाएगा माल समाएंगे। सैकड़ों की संख्या में स्मृतिनगर चौकी पहुंचे समाज के लोगों ने एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। इस बीच मृतका की माता व भाई थाने पहुंचे और एफआईआर दर्ज कराई। इसके बाद समाज के लोगों का गुस्सा शांत हुआ। इस दौरान सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी से समाज के लोगों ने चर्चा की और जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। मामी जो हुआ है, जो आपको बताइए वो सब बातें बताओ। मैं सब बता चुकी कई बार, क्या क्या वही मैं अपनी बेटी के लिए। जी सर, मेरे तरफ से आप इंश्योर हैं, आपकी बच्ची हो, मेरी बच्ची है, बच्ची माइनर है और बच्ची किसी की वो उसमें धर्म या मजहब का कोई हम लोग तो किसी के लिए भी आते हैं, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है बस। और हम बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि जो भी चीजें होंगी सारी चीजें करेंगे। और एक दूसरा उसमें थोड़ी सी आपके सिरे से ये गड़बड़ी एक हुई कि जाकर के उसको जैसे ही ये घटना हुई ना, तो मैं तो बाहर था, तो भीड़ भाड़ में बात भी नहीं हो पाई थी। जैसे ही मेरे से बात हुई मैं तुरंत चौकी प्रभारी को बोला कि सबसे पहले उस लड़की को। इस दौरान पूरी स्मृतिनगर चौकी में समाज के लोग सैकड़ों की संख्या में शामिल रहे। मृतका के परिजनों ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। हम चाहते हैं कि हमारी जो बहन है, हाँ भाई, है ना, जिसके साथ इतना सब कुछ हुआ है, ठीक है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, ठीक है। भारत सरकार से अनुरोध है सब चीज़ के लिए, और हमको पता भी है कि भारत सरकार हमारा साथ देगी इस चीज़ों में। इसी उम्मीद से आए हैं हम लोग कि मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। जो उसके साथ हुआ है बहुत गलत हुआ है और उसके अलावा किसी और बेटी के साथ ना हुआ ऐसा। उस लड़के को सजा दिला होगा। आखिरी दफ़ा मुझसे बस यही बात हुई थी कि मैं उसको बोली थी कि मैं पहले मतलब परिवार वालों से सलाह लेके बात करके मैं पुलिस वगैरह में रिपोर्ट करूँगी, मैं तेरा साथ दूँगी। अगर कोई नहीं भी दिया तो मैं तेरे साथ खड़ी हूँ हमेशा, ये करके मैं उससे बात हुई थी। लेकिन वो उसके पहले ही ये सब कदम उठा ली।
वो तो फरार हो गए, पूरा परिवार उन लोग फरार हो गए घटना के बाद जी, घटना के बाद से। इस नोट के दोस्त भी हैं बोलते आगे बारले के, पर उनका कोई अता पता नहीं है कि कौन है क्या है करके। जो मेन था वो आदि बारले था, मिलेगा तो वही बता पाएगा कौन था क्या था। बस अपनी बेटी को इंसाफ दिलाना चाहती हूँ और उस लड़के को सजा जल्द से जल्द पकड़ा जल्द से जल्द वो लड़का पकड़ा जाए और उसको सजा दिलाई। तो वहीं समाज के लोगों ने भी मीडिया के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं मोहम्मद सोहेल रहीम ब्रिक जिला अध्यक्ष हुसैनी सेना। आज हम जो मुस्लिम कौम के जो युवा बड़े भाई बड़े बुजुर्ग जो भी खड़े हुए हैं, एक आवाज़ और गुस्से में खड़े हुए हैं, क्योंकि आज एक हमारी मुस्लिम बहन के संग एक बहुत निंदा अब घटना हुई है, जिससे हम तमाम मुस्लिम भाई और साथी बहुत आक्रोश में हैं। लेकिन हम न्याय पर भरोसा रखते हैं और वही भरोसा देखते हुए थाना आए और थाना में हमको आश्वासन दिया गया है कि आप लोगों के संग जो भी हुआ है और जो भी हो रहा है उसका पूरा स्थिति होगी, छानबीन होगी और जो भी दोषी होगा उसको सज़ा दिया जाएगा। और हम इसी को देखते हुए सर से बात किए, सर ने हमारा लिखतनामा कबूल किया है और बोला कि दोषियों को जल्द से जल्द तुमको सज़ा दिया जाएगा। परसों एक घटना घटी हाउसिंग बोर्ड टोका में। एक नाबालिग बच्ची, हमारे समाज की एक नाबालिग बच्ची जिसकी उम्र 17 साल 3 महीने थी, उसके साथ वहीं के सामने रहने वाले आदित्य बारले एवं उनके 4 सहयोगी और साथी, इन लोगों से इन्होंने उस लड़की से इन लोगों ने संबंध बनाया। उसके बाद उस लड़की को धीरे धीरे बुला के उसके और उसके दोस्तों द्वारा वीडियो बनाया गया और उस वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल करके बार बार उस लड़की को मजबूर किया अपने साथ संबंध बनाने का। बाद में उसको धमकी देने लगे, उससे पैसे की मांग भी करने लगे। आदित्य बारले जगह जगह पे उस लड़की को और उनको बार बार डराता भी था कि मैं बहुत पावरफुल आदमी हूँ, मैं बहुत इधर हूँ उधर हूँ, बहुत सारी बातें बोला। लड़की इतनी मजबूर, इतनी परेशान हो गई, क्योंकि लड़की के बैकग्राउंड बहुत गरीब परिवार से है, उनके पिताजी नहीं हैं, उनकी माँ बेचारी मेस में खाना बना के अपने घर परिवार का पालन करती है। उसका एक भाई है जो भी अभी उम्र में बहुत छोटा है, बहुत स्थिति नाजुक है। ऐसे हालात में उसके इस मजबूरी का फ़ायदा उठा के आदित्य बारले और उनके जो 4 साथियों ने बहुत सोच समझ के प्लानिंग करके उस लड़की को ब्लैकमेल करके ऐसा मजबूर कर दिया कि उस खुददार लड़की के पास सिवाय अपने मौत के कोई ठिकाना दूसरा नहीं दिखा। इस विषय में हम लोगों ने कल इस विषय में आके चौकी प्रभारी से मिले, चौकी प्रभारी को इस केस का विरोध किया, उनका सहयोग रहा। उन्होंने हमें वादा किया कि इसमें जो भी तात्पर्य जल्द से जल्द कार्रवाई होगी वो करेंगे। उसी विषय में आज हम लोग थाने आए हैं, समाज के सारे लोग और सारे मस्जिदों के सदर, हुसैनी सेना के अध्यक्ष और युवा मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोग आए। उसमें CSP सत्य प्रकाश तिवारी जी से बात भी हुई। तिवारी जी ने हम सबों को आश्वासन दिया और ये वादा किया है कि एविडेंस के आधार पर PM रिपोर्ट आने के बाद इन आदित्य बारले और उनमें सहयोग करने वाले 4 अपराधियों के खिलाफ धारा 306 पास्को एक्ट और बलात्कार की धाराएं लगेगी। अगर ये साबित हो गया कि उनके साथ 2-4 लोग और थे तो उनके ऊपर 120B की भी कार्रवाई की जाएगी। मेरा और पूरे समाज के लोगों का ये सिर्फ प्रशासन से निवेदन है कि इन आदित्य बारले और उसके उन 4 साथियों को ऐसी सज़ा मिले, पुलिस प्रशासन ऐसी नज़ीर पेश करे कि आने वाले समय में कोई भी लड़की हो, किसी भी समाज की हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी के साथ ऐसी घटना ना घटे और अगर ऐसी घटना घटती है तो उनको, उन अपराधियों को यहाँ तक कि फांसी की भी सज़ा दी जाए, ऐसी हमारी मांग है। हमारी मांग ये भी है कि अधिवक्ता संघ दुर्ग से निवेदन है कि ऐसे मुजरिमों का केस ना लड़ा जाए, इनको एक तरफा सज़ा देके और एक मिसाल कायम की जाए। हम प्रशासन साथ सत्य प्रकाश तिवारी जी, अपने चौकी पर भाई संजू जी के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया, हम सबों का सहयोग किया और बहुत आगे बढ़ के इस केस को जल्द से जल्द निपटाने का हम लोगों को आश्वासन दिए। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद पूरे समाज की ओर से। नहीं, उनके द्वारा पतासाजी की गई है। वो परिवार किराए में रहता था, उसके घर में जब से उनको सूचना लगी कि लड़की ने आत्महत्या कर ली है तो वो लोग ताला बंद करके फरार है। लेकिन सत्य प्रकाश तिवारी जी और प्रभारी जी ने वादा किया है कि वो दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे, हम उसको जल्द से जल्द ट्रेस करके उनको और उनके साथियों को गिरफ्तार करके सज़ा जल्द से जल्द दिलाएंगे। भिलाई शहर के मस्जिदों के प्रेसिडेंट, जितने भी मदरसे हैं, तंजीमें हैं, संस्थाएं हैं, तमाम नौजवान आज आके उन्होंने अपने जिस बच्ची के साथ दुराचार हुआ, जिन लोगों ने गैंग रेप किया है, उसके बारे में स्मृति नगर चौकी में आके उस बच्ची की माँ के साथ, भाई के साथ खड़े होकर न्याय की गुहार लगाई है। CSP साहब ने वादा किया है कि
पूरा न्याय किया जाएगा, हमें आश्वस्त किया है और 48 घंटे का हमें समय दिया है। आरोपी और उसके सहयोगियों को पकड़कर जेल की सलाखों के बीच भेजा जाएगा और उनकी बात से हम पूरी तरह आश्वस्त हैं। 48 घंटे के अंदर आरोपी पकड़े जाएंगे और ये जो एक मासूम बच्ची जो नाबालिग थी उसके साथ जो दुराचार हुआ ये पूरे भिलाई शहर के लिए अपमानजनक बात है, किसी भी धर्म की हो, किसी भी मजहब की हो। ये इस लड़ाई में पूरा शहर उस बच्ची, उस परिवार के साथ है, उसके भाइयों के साथ है और न्याय के लिए आखिरी दम तक लड़ेगा। अभी हम लोगों को ठोस CSP साहब से वादा किया गया है कि उचित न्याय, उचित कार्रवाई और उचित FIR होगी, जिससे हम आश्वस्त हैं। आज जो घटना घटी है 3 दिन कबल यहाँ पर भिलाई में, बहुत ही गंभीर मामला ये आया है। समाज की एक नाबालिग लड़की के साथ जो दुष्कर्म हुआ और उसको ब्लैकमेल करके उसको खुदकशी करने पर विवश किया गया है ना, और 3 दिन हो गए अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इसीलिए समाज में बहुत आक्रोश था। तो इसके लिए भिलाई शहर के तमाम मस्जिदों के सदर और अहदेदारान और नौजवानों की तंजीमें और बाकी टीमों ने अभी CSP साहब से आकर पूरी वार्तालाप की, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे और समाज की ये डिमांड है कि कार्रवाई बहुत स्ट्रॉन्ग हो, पास्को एक्ट लगे, 302 लगे और जो आरोपी जिसका नाम है ना, उसके अलावा जो 4 अन्य हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके है ना बहुत स्ट्रॉन्ग केस बनाया जाए ताकि किसी और बच्ची के साथ ये हादसा ना हो। ये एक सबक मिले पूरे शहर भिलाई को, जो भी अपराधी तत्व है। अभी फ़िलहाल तो देखिए, जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक चैन नहीं मिलेगा। साहब ने तो कहा है, क्योंकि वो उसके यहाँ ताला लग गया है, अपराधी फरार हो गया है, जल्द से जल्द जब तक गिरफ्तारी ना हो जाए। उन्होंने तो कहा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, उसको ट्रेस कर रहे हैं और आश्वासन तो दिया है उन्होंने, कार्रवाई तो ठीक कर रहे हैं अभी फिलहाल। मामले को लेकर पुलिस प्रशासन के द्वारा भी त्वरित कार्रवाई करने की बात की गई है। देखिए, एक नाबालिग बच्ची आत्महत्या की है और उस प्रकरण में पुलिस के द्वारा संजीदगी से मर्ग कायम किया जा करके उसकी विवेचना की जा रही है, जांच की जा रही है। मर्ग जांच के संदर्भ में जो भी तथ्य आए हैं उसको किसी के द्वारा थ्रेट किया गया है और जो भी चैट या मैसेज उसके मोबाइल में है। इसके अतिरिक्त उसकी उम्र, चूँकि बच्ची नाबालिग है, 17 साल से कम की है, उसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। उस प्रकरण में पॉक्सो और जो भी सुसंगत धाराएं हैं उसके तहत उसमें अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है और पंजीबद्ध पश्चात जो भी उसमें केस होंगे उनकी तत्काल गिरफ्तारी की। अभी चूँकि प्रकरण में प्रथम सूचना पत्र पंजीबद्ध नहीं हुआ है, प्रकरण जैसे ही पंजीबद्ध करेंगे हम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी उसका प्राप्त नहीं हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने पश्चात अपराध पंजीबद्ध करेंगे और आरोपी कहीं भी हो, फरार भी होगा तो उसको हम गिरफ्तार करेंगे। मासूम भोली भाली मृतका को आरोपी ने न सिर्फ छला है बल्कि उसे अपनी जान देने के लिए उकसाया भी है। आरोपी के साथ अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी, ऐसा आश्वासन प्रशासन के द्वारा दिया गया है। बहरहाल एक बेबस मां अपनी भीगी आंखों से न्याय की गुहार लगा रही है। देखना होगा आरोपी व उसके अन्य साथी कब तक शिक्षकों के पीछे होंगे। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।